जब से ये सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड हुआ, तो उसके बाद जो सिंडिकेट है, ये एक तरफ लॉरेंस सिंडिकेट है, एक तरफ नीरज बवाना सिंडिकेट है। मुझे जो जानकारी में लॉरेंस बिश्नोई तो सालों से जेल में बंद है, वो जेल से कैसे कर लेता है, ये जानना था। तो निर्भया के जो आरोपी थे उनको आप खुद फांसी के कटघरे तक लेकर गए थे, वो क्या पूरा सीन था? किसी इंसान को दिख रहा है कि सामने मेरी मौत है, तो मौत की तरफ वो कैसे बढ़ेगा? मैं था वहाँ पर, मैं कुछ कवरेज कर रहा था। बाहर के नारे हमें अंदर सुनाई दे रहे थे, भारत माता की जय, निर्भया अमर रहे। जिसको फांसी होने वाली उसको कब बताया जाता है कि आपको फांसी होने वाली है? नशा कहाँ से मिल जाता है, नंबर एक। नंबर दो, वो जो हथियार है वो कैसे बनाते हैं? उसने एक बार बोला कि भाई मैं देख लूंगा आपको। किसने बोला? आपका ये क्या नाम है, नीरज बवाना। अच्छा, तो दिल्ली का दाऊद इब्राहिम जी, उस बनना भी चाहता था वह? तो उस टाइम पे इसने एक दो चीज़ें इस तरह से बोली कि आप ऐसे आते हैं, आप ये गाड़ी यूज़ करते हैं, आप इस रूट से आते हैं, मैं आपको देख लूँगा। मैं तू जब देखेगा देख लियो, मैं तो अभी देख लूँगा। जो महाठग है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ठग सुकेश चंद्रशेखर, जेल में उसके सेल पे जो रेड है, वो रेड दीपक शर्मा जी ने ही करी। तकरीबन 1.5 लाख की तो उसकी शायद वो स्लीपर थी और 80,000 की जींस थी। ये आया मेरा ऑफिस और आते ही इसकी पहली वर्डिंग थी कि सर विद्युत मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। सुकेश ने आपको बोला? जी, वहाँ के सिपाही हैं, वो बता रहे थे कि सर आपके जाने के बाद बोल रहा था कि इन्होंने मुझे रुलाया, अब मैं इनको अच्छे से रुलाऊंगा। वो एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर मैं रह चुका हूँ, तकरीबन 6 से 7 साल मैंने प्रॉपर अच्छे से चीज़ें की हैं, 18-20 मेडल भी हैं मेरे नाम पे। मोस्टली क्रिमिनल्स ऐसे थे जो यूपी छोड़ के दिल्ली के केसेस में अपनी बेले तक कैंसिल करा के यहाँ सरेंडर कर रहे थे कि उन्हें यूपी के अंदर नहीं रहना। अच्छा, लिव इन रिलेशनशिप के जो केसेस हैं, तो ये कहीं ना कहीं इसमें होता है कि चीज़ें कुछ और होती हैं और सामने कुछ और आती हैं। लड्डू और मैगी इन्होंने बोला था रात को 2 बजे, अब रात को 2 बजे हम इनको कहाँ से प्रोवाइड करें? दिल्ली सीएम की बात कर लेते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई चीज़ होगी कि जेल के अंदर की मेडिकल फैसिलिटी में किसी तरह का लैप्स होगा। नमस्कार, मैं हूं अरविंद ओझा और आप देख रहे हैं आज तक रेडियो। आज तक रेडियो पर आज हम नया शो लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है क्राइम ब्रांच, जिसमें क्राइम से जुड़े हर किरदार आपके सामने होंगे। तो आज के हमारे मेहमान हैं दीपक शर्मा, जो तिहाड़ जेल के जेलर हैं। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, अगर बात की जाए तो जेल एक 4 दीवारी में घिरा होता है, बहुत अजीब सी ज़िंदगी होती है, तो आप जेलर क्यों बनना, आपने क्यों चूज़ किया जेलर बनना, कैसे बने जेलर? देखिए, मेरा जो रुझान रहा शुरू से एक एक्टिव पार्टिसिपेंट बनने का रहा कि एक जॉब प्रोफाइल हो, एक ऐसा हो कि मैं एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकूं। हालांकि ये मेरा 7वां जॉब था। दिल्ली टीचर, असिस्टेंट कमांडेंट, एयरफोर्स, इस तरह की 6 जॉब्स मेरे पास और अपॉर्चुनिटी रही, पर ये कहीं ना कहीं दिल्ली बेस्ड था। और मेरे को लगा, जब मैंने इसके बारे में रिसर्च किया कि किस तरह का वर्क प्रोफाइल होता है, तो बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए और एक यूनिफॉर्म सर्विसेज के लिए मुझे बड़ा अच्छा ऑप्शन लगा एज़ कम्पेयर टू दिल्ली पुलिस या स्टेट पुलिस की अगर हम बात करें। तो इसके अंदर रिफॉर्मेशन और सोसाइटी बेटरमेंट के बहुत ऑप्शंस हैं। आप अगर अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं सोसाइटी के लिए, तो वो सब चीज़ें हैं। और कहीं ना कहीं थोड़ा आराम भी है। ऐसा नहीं है कि जैसे पुलिसिंग होती है 24 घंटे, 48 घंटे या 36 घंटे रेगुलर काम कर रहे हैं, तो दिन में 6 से 8 घंटे का आराम भी मिलता है। तो कहीं ना कहीं एक सेटिस्फैक्ट्री है, तो इसलिए मैंने जेलर की जॉब को मैंने ज्वाइन की। नहीं, लेकिन अभी आजकल आराम का है। आए दिन तिहाड़ तो सबसे बड़ी सरदर्दी है आजकल। जिस तरह से आए दिन गैंग वॉर और अलग अलग घटनाएं आ जा रही हैं, तो वो तो सरदर्दी, आराम का, टेंशन, तनाव तो रहता ही होगा जेल के अंदर। हाँ, अभी पिछले तकरीबन 2 से 3 साल में थोड़ा सा क्राइम का जो ग्राफ है, ऑर्गेनाइज क्राइम का, वो बड़ा है। जब से सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड हुआ, तो उसके बाद जो सिंडिकेट है, ये एक तरफ लॉरेंस सिंडिकेट है, एक तरफ नीरज बवाना सिंडिकेट है। तो इस सिंडिकेट की वजह से जो क्राइम ग्राफ है ये ऊपर आया है। जेल के अंदर भी गैंग वॉर्स देखने को मिली हैं। पीछे अभी जितेंद्र गोगी शूट आउट हुआ रोहिणी कोर्ट में, जिसके रिपरकर्शन में अभी तिहाड़ जेल नंबर 8 में टिल्लू का मर्डर हुआ। तो कहीं ना कहीं चैलेंजेस बड़े हैं, पर हम नई SOPs हमने बनाई हैं और उन SOPs को फॉलो करते हुए इसको कम करने की कोशिश की जा रही है। तो नई SOP क्या है?
अभी जैसे हमने क्यूआरटी का गठन किया है और नए गैजेट्स, नए वेपन्स जेल के अंदर इशूड हुए हैं, जो एक करंट गन है या स्प्रेज हैं, इस तरह की चीज़ें अभी हमने दी हैं। क्यूआरटी क्विक रिएक्शन टीम जेल्स के अंदर बनाई है। अलार्म सिचुएशंस को और बेहतर किया गया है, जिससे कि कोई भी ऐसा अनटुवर्ड इंसिडेंट अगर होता है तो इमीडिएटली उसको ओवर पावर किया जा सके। नहीं, अब बड़ी हैरानी की बात है, आप बोल रहे हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जेल के बाहर सड़कों पर बड़े बड़े शहरों में तो समझ में आती है, जेल के अंदर, जेल की चार दीवारी के अंदर ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कैसे पनप रहा है? क्योंकि वहाँ तो कह दिया है मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं है, तो किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जेल के अंदर पनप जा रहा है? बड़े बड़े गैंगस्टर और जेल से मतलब अपना सिंडिकेट चला दे रहे हैं, बाहर मर्डर करा दे रहे हैं, क्योंकि आप बोले ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बढ़ गया है जेल में। ये बहुत हैरानी की बात है, इसके बारे में लोग जानना चाहेंगे दर्शक। हाँ जी, देखिए, जब ये जो सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड हुआ उसके बाद ये जो दिल्ली से लेकर पंजाब तक की जो बेल्ट है क्रिमिनल्स की, ये सारी ये जितने भी गैंगस्टर्स हैं, क्रिमिनल्स हैं, ये दो गुटों में जुड़े। और अब जैसे हम बात करें दिल्ली से हाशिम बाबा और आपका नासिर, और अपना हरियाणा से काला जठेड़ी, पंजाब से लॉरेंस, ये एक गैंग हो गया। और दूसरी तरफ नीरज है, उधर से बम्बिया गैंग है, तो ये एक गैंग हो गए। तो आपस में एक दूसरे को रिसोर्सेज देना, एक दूसरे से काम कराना। एक जैसे कोई पंजाब का क्रिमिनल है, उसे दिल्ली वारदात करनी है, तो वो दिल्ली के क्रिमिनल्स की सहायता लेता है। इस तरह से इन्होंने खुद को ऑर्गेनाइज़ किया है और आपस में एक्सचेंज करते हैं, अपनी पावर्स का एक्सचेंज करते हैं, अपने वेपन्स का एक्सचेंज करते हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं उनको एक्सचेंज करके ऑर्गेनाइज वे में अब ये लोग क्राइम करते हैं। जेल से कैसे कर लेते हैं? जेल से कैसे कर, लॉरेंस बिश्नोई तो मतलब मुझे जो जानकारी में, लॉरेंस बिश्नोई तो सालों से जेल में बंद है, वो जेल से कैसे कर लेता है, ये जानना चाहता हूं। जी देखिए, ये जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, जिनमें मुझे ऐसा पर्सनल जो लगता है कि सुधरने की उम्मीद शायद कम है या बिल्कुल ना के बराबर है, तो ये प्रोफेशनली पूरी तरह से क्रिमिनल है। और जब इनका पेशा ही क्राइम करना है तो सुधरने की कोई किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं है। तो जाहिर सी बात है, इसको ये आगे बढ़ाते हैं, और चाहे जेल में रहें, बाहर रहें, कोर्ट रहें, तो इनको 24 घंटे, अब आपको तो जैसे अपना प्रोफेशन दिखता है, मुझे अपना दिखता है, तो क्राइम करना इन क्रिमिनल्स का प्रोफेशन है, तो इनको वही दिखता है और उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। नहीं, मैं फिर वही पूछ रहा हूँ, मोडस ऑपरेंडी, क्योंकि जेल में तो बहुत जैमर लगा होता है, मोबाइल फ़ोन भी इजीली इस्तेमाल नहीं करता, तो ये इंटरेक्ट कैसे, मतलब अपना जो दिमाग है कि ये क्राइम करना है, उसको एग्जीक्यूट कैसे जेल में रहते हुए कर पाते हैं? वो देखिए, इनकी पब्लिक मीटिंग्स हैं, इनकी फैमिलीज आती हैं मिलने, जो इनके सर्कल के दोस्त लोग हैं वो सब मिलने आते हैं, तो वो तो एक्सचेंज ऑफ थॉट्स है। जो भी इनको एक्शन प्लान है, ये अपनी मुलाकातों के ज़रिए, अपनी फ़ोन कॉल्स के ज़रिए वो अपने जो एसोसिएट्स हैं उनको पहुंचाते हैं, और वो बाहर एग्जीक्यूशन करते हैं। बिश्नोई से कभी आपका इंटरेक्शन, या लॉरेंस बिश्नोई कभी जेल में बंद रहा, उससे आपकी बातचीत कभी हुई? लॉरेंस बिश्नोई नहीं, तो आजकल लॉरेंस की कस्टडी मेरे पास नहीं रही। हाँ, तिहाड़ वो ज़रूर रहा है, लेकिन अभी पीछे जो अभी एक गवर्नमेंट का आदेश आया है कि शायद 1 साल के लिए ये साबरमती जेल ही डिटेन रहेगा, तो अभी तकरीबन शायद अगस्त से ये गुजरात की साबरमती जेल में। अभी गैंग पर बात करेंगे, क्योंकि टिल्लू ताजपुरिया का भी था, लेकिन एक चीज़ जो मतलब एक ज़माने बाद फांसी हुई थी हिंदुस्तान में, और दिल्ली में, खासकर दिल्ली का वो ऐसा कांड था, निर्भया कांड, जो पूरे देश में सुर्खियों में आ गया था। और जेल की जब बात आती है तो फांसी का लोग ज़रूर सोचते हैं कि भाई फांसी, तो निर्भया के जो आरोपी थे उनको आप खुद फांसी के कटघरे तक लेकर गए थे, वो क्या पूरा सीन था? फांसी के पहले की जो स्थिति होती है किसी दोषी की, वो कैसी होती है, वो सीक्वेंस पूरा अगर आप समझा पाएँ, वो जान पाएँ, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? हाँ देखिए, ये जो निर्भया केस है, ये शायद 2013 का केस है, जिसकी फांसी 2020 में 20 मार्च को दी गई थी। जी। तो अगर मैं अपनी बात करूं, उस टाइम मैं नेशनल मेडल लेकर आया था रायपुर से, गोल्ड मेडल। तो मैं डीजी साहब से मिला उनका आशीर्वाद लेने के लिए, तो आपकी जो कद काठी है, बॉडी, तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। वो बड़े इम्प्रेस हुए, तो उन्होंने मेरे को जिम्मेदारी दी। 3 दिन पहले मेरा तबादला मंडोली से तिहाड़ जेल नंबर 3 में किया गया। तो 3 दिन के ये सख्त आदेश थे कि उन लोगों के, उन चारों क्रिमिनल के साथ बिल्कुल बॉडी टू बॉडी, आई टू आई रहना है,
कि वो किसी को नुकसान ना पहुंचाए या कोई उन्हें नुकसान ना पहुंचाए। तो इमिजिएटली मेरे को वहाँ ट्रांसफ़र किया गया कि 3 दिन जब तक ये फांसी नहीं होती आप साथ रहोगे। तो उनसे इंटरेक्शन 3 दिन पूरा रहा। तो उन चारों लोगों को देखकर कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि उन्हें कोई रिग्रेट है, और कहीं ना कहीं वो एश्योर थे कि जो उनके एलएसी साहब थे, एके सिंह साहब, वो कभी कोई प्ली डालकर कभी कोई प्ली डाल के एक्सटेंशन लिए जा रहे थे। तो उस टाइम भी वो वेरी मच श्योर थे कि शायद इस बार भी उनकी फांसी एक्सटेंड कर दी जाएगी। तो सुबह तकरीबन 4 बजे तक भी उनको ज़रा भी ऐसा नहीं था कि अगले 1 घंटे बाद उनको फांसी होगी। वो बिल्कुल नॉर्मल थे। 4:30 के अराउंड हमारी डीएम साहिबा आई, और तब तक भी हमारे फांसी की कोई ऑर्डर नहीं थे कि अभी इनको फांसी देनी है। और जब मैंने लास्ट टाइम पे उन्हें कपड़े दिए नहाने के लिए, चेंज करने के लिए कि भाई आप कपड़े पहनो, तब वो जाके कहीं फेंट हुए। तब उन्हें लगा कि हाँ अब सच में कुछ ना कुछ होने वाला है। तो उन्होंने जैसे तैसे कपड़े चेंज किए नहाकर, तो फिर उनको उनकी सेल से बाहर निकाला, और 4-5 कदम तो वो चले। उसके बाद उनका शरीर बिल्कुल एक तरह से ढीला पड़ गया, और उनके कदम भी आगे नहीं बढ़ रहे थे। तो जैसे फांसी कोठी की दूरी तकरीबन 100 मीटर थी, तो उनको जैसे तैसे करके एस्कॉर्ट करके हम लोग लेकर गए। जो फांसी कोठी होती है, तो वहाँ आप आइडेंटिकल वे में बात करते हैं, वहाँ बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस रखना होता है कि जिससे कि जो जिनको फांसी होनी है उन्हें पता ना लगे कि अंदर चल क्या रहा है। तो हार्डली 2 से 3 मिनट का प्रोसीजर होता है फांसी कोठी में लेके जाने के बाद। तो हम उन्हें लेकर गए, उनके चेहरे पर नकाब डाला, और उनके जो हाथ पैर थे उनको बांधा, और 2 से 3 मिनट में हमारे डीजी साहब ने जब आदेश दिया और उनका एग्जीक्यूशन कंप्लीट किया। जो आप बोल रहे थे कि जब उनको उनके सेल से निकाला तो कुछ दूर तक चले, उसके बाद मतलब हाँ, वो ठंडे तो क्या नहीं जा रहे थे या नहीं, घसीट जैसे के? होता है ना कि भाई आपके कदम आगे बढ़ते ही नहीं है। अब किसी इंसान को दिख रहा है कि सामने मेरी मौत है, तो मौत की तरफ वो कैसे बढ़ेगा। तो फिर आपने क्या किया मतलब? हाँ, नहीं, उनको आराम से धीरे धीरे, जैसे एक सिपाही इस तरफ लगाया, एक सिपाही इस तरफ लगाया, और उनको धीरे धीरे कर कर लेकर गए। कुछ बोल रहे थे वो? कुछ नहीं, बिल्कुल फेंट थे। चेहरे का रंग बिल्कुल उतरा हुआ था, बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस था चेहरा, और उन्हें समझ नहीं आ रहा था उनके साथ हो क्या रहा है। 4 लोग वो थे, कम से कम 40 लोग हम एस्कॉर्ट करने वाले थे। पर 5:30 के अराउंड जब हमने इनको फांसी दी, तो फांसी कोठी से तकरीबन आधा किलोमीटर की दूरी पे मेन गेट है, और 5:30 बजे मुझे अच्छे से याद है कि बाहर जो लोगों का हुजूम था, और उन्होंने करेक्ट 5:30 बजे नारे लगाने शुरू किए। मैं था वहाँ पर, मैं कुछ कवरेज कर रहा था जी। जी, 5:30 बजे बाहर के नारे हमें अंदर सुनाई दे रहे थे। भारत माता की जय, निर्भया अमर रहे, इस तरह की आवाज़ें बाहर से आ रही थी। तो और तकरीबन 7:30 के आसपास हमने उन लोगों को मॉर्चरी शिफ्ट किया। अब आपने बताया कि आपको मंडोली से तिहाड़ जेल शिफ्ट किया गया, और इंटरेक्ट करना है उनसे, आई टू आई कांटेक्ट करना है उनसे। तो जब आप शिफ्ट हुए तिहाड़ जेल, तो वो जो 3 दिन का प्रोसेस था, क्या उनसे कोई बातचीत आपने करी चारों अक्यूज से? क्या बोल रहे थे? क्योंकि ये लोग जानना चाहेंगे भाई, आपने बहुत इतनी बड़े वारदात को अंजाम दिया, तो उसका नतीजा जो फांसी, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस था ये, तो फांसी होगी। तो 3 दिन में ये सभी को, खासतौर से अगर कोई इतना बड़ा अपराध करता है तो उसे उसका नतीजा क्या होता है ये जानना जरूरी है। इसलिए बताइए कि 3 दिन में आपने इंटरेक्ट किया होगा उनसे, क्या बातचीत हुई, किस तरह से, वो क्या रिएक्ट कर रहे थे, कभी कोई नहीं, बातचीत? देखिए, ज़्यादा इंटरेक्शन हमने उनसे ज़्यादा जेलअप हम नहीं हुए, क्योंकि जब हमें कोई काम करना है तो उसमें ज़्यादा इंटीमेसी क्रिएट करने का कोई वो बनता नहीं है। हाँ, लिमिटेड थे कि टाइम से उन्हें खाना देना, टाइम से उन्हें सोने देना, और उनकी प्रॉपर सिक्योरिटी का ध्यान रखना कि कोई उनको नुकसान ना पहुंचाए या वो खुद को नुकसान ना पहुंचाए। तो उनकी सेल्स में कैमरे लगा रखे थे। अगर या तो मैं उनकी सेल में बैठता था, और सेल से हटाकर मैं ऑपरेटर रूम में आता था, तो वो कैमरे के सामने सारा दिखता था कि किस टाइम ये क्या कर रहा है। तो सिर्फ उतना था कि हम लिमिटेड रहे, क्योंकि फिर कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन में हमें वो लगता है कि जिस व्यक्ति से आपने 3 दिन बात की है, 3 दिन रहे हैं, और फिर 3 दिन बाद उसको फांसी देनी है,
तो टफ हो जाता है। तो एक थोड़ा सा एक इमोशनल एक वो आता है। तो उतना ज़्यादा इंटीमेसी हमने क्रिएट की नहीं उन लोगों से। हाँ, लिमिटेड रहे कि भी उन डॉक्टर्स आते थे टाइम टू टाइम, सुबह शाम को दोनों टाइम डॉक्टर्स देखते थे। हमारे सुप्रेंट साहब आते थे, तो उनकी विजिट्स कराना नॉर्मल तरीके से, सिर्फ इतना था ये। फांसी के एक रात पहले का सीक्वेंस क्या होता है प्रोसेस? क्या कपड़े धुलवाना, नहलाना, क्या प्रोसेस होता है? हाँ, देखिए जनरल केसेस में तो जो डेथ वारंट है वो डेथ वारंट पहले आ जाता है हमारे पास, कि 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, एक हफ्ता पहले डेथ वारंट आ जाता है कि भाई इस टाइम पर इस दिन फांसी देनी है। पर वो केस ऐसा था, आपको याद होगा तो इनके जो LAC साहब थे, रात को 1 बजे हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा इन्होंने खटखटाया, तो तब तक भी श्योरिटी नहीं थी। तो इनके केस में ऐसी कोई SOP नहीं बन पाई, क्योंकि हम सुबह तक तो वेट ही करते रहे। DM साहिबा आई, वो भी श्योर नहीं थी। बस सब लोग अपने ड्यूटी पॉइंट पे थे, मुस्तैद थे, अलर्ट थे कि आगे से कोई डायरेक्शन आए और हम एग्जीक्यूशन दें। कब जो जिसको फांसी होने वाली उसको कब बताया जाता है कि आपको फांसी होने वाली है? वो डेथ वारंट के बाद बताया। बता देते हैं जनरल। वो डिपेंड करता है क्या किस तरह का केस है। क्या जैसे अफजल का केस था, अफजल के केस में हमें जेल अथॉरिटीज़ को रात को पता चला था कि फांसी होनी है। कि सुबह फांसी होनी है। आप थे उस वक्त? नहीं, मतलब मैं नहीं था, हमारे एक सीनियर अधिकारी हैं सुभाष शर्मा जी, वो थे। और उनको सुबह जब वो ऑफिस पहुंचे तब उन्हें बताया गया कि आज एग्जीक्यूशन होना है अफजल का। तो पहली बार बतौर जेलर, आप जब से जेल की लाइफ में पहली बार अपने फांसी दिलवाई, तो जब फांसी दिलवाने के बाद जो प्रोसेस हुआ, घर गए या बाहर, तो कैसा रहा? किस तरह का पूरा डे शेड्यूल क्या रहा? क्या सोचा मन में? क्या कुछ अलग ख्याल आया क्या? 3-4 दिन तो मैं भी थोड़ा सा मेंटली वो चीज़ें दिमाग में घूमती रही, क्योंकि 4 लोगों को सामने सामने एक साथ इस तरह से होते हुए देखना, फांसी देखना या उसको पूरा करना। तो मुझे अच्छे से याद है कि मेरे को 3-4 दिन तक तो सपने में भी कई बार ऐसा लगता था, वो पूरा सिनेरियो क्रिएट होता था। क्योंकि जब उनका एग्जीक्यूशन हो रहा था फांसी का, तो जैसे हाथ पीछे करके नॉट कर देते हैं, पैरों को भी नॉट कर देते हैं, तो पूरी बॉडी में मूवमेंट होती नहीं है। जब ऊपर से फंदा गिरता है तो यहाँ पर एक बोन होती है, वो क्रैक होती है। तो उससे पूरी बॉडी में सिर्फ आपके जो पंजे हैं वो पंजे इस तरह से मूव करते हैं। अच्छा। हाँ, बाकी पूरे शरीर में और कोई मूवमेंट होती नहीं है। तो 3-4 दिन तो मुझे भी लगता था सोते हुए भी कि हाँ, थोड़ा सा डिस्टर्ब रहा मैं। पर फिर जैसे लोगों का प्यार मिला, जब मेरे को अच्छे से याद है, मैं 10-11 के अराउंड जब मैं घर पहुंचा तो मेरे घर के बाहर बहुत भीड़ थी कि, और न्यूज़ में चल रहा था, मीडिया में चल रहा था कि शायद आपने भी कवर किया था मैं था, पूरी रात था। कि मंडोली से स्पेशली जब अपॉइंट किया गया था, तो लोग भी खुश थे, हमें भी एक सेटिस्फेक्शन था कि इतने बड़े केस का एक पार्ट रहे हम लोग। तो एक तरफ खुशी थी, तो उन चीज़ों से वो सारी चीज़ें बैलेंस हो गई, ओवरकम हो गई। नहीं, बिल्कुल लोग उससे कनेक्ट हो गए थे, पूरा पूरा देश, पूरा विश्व कनेक्ट हो गया था इस इंसिडेंट थे जो निर्भया थी, उसके परिवार से सब कुछ। एक आखिरी चीज़ इससे मेरे रिलेटेड पूछनी है कि जो आप बोल रहे थे कि जो दोषी है जिसको फांसी होनी है वो खुद को इंजर्ड न कर ले, तो क्या ऐसा भी होता है कि जिसको फांसी होनी है उसने खुद को जख्मी कर लिया तो उसको फांसी उसकी टल जाएगी? ऐसा भी जी हाँ, किसी भी क्योंकि फांसी की जो कंडीशन है वो ये है कि फिजिकली पूरी तरह फिट हो। अभी मैंने आपको बताया भी कि डॉक्टर्स आते थे, पूरा मेडिकली चेक करते थे कि कोई उसको परेशानी तो नहीं है। तो फांसी के एग्जीक्यूशन के टाइम पे फिजिकली पूरी तरह से स्वस्थ होना ज़रूरी है। अच्छा, पूरी तरह से मेडिकली फिट होगा उसी को फांसी दी जाएगी। जी, ठीक है सर, ये तो बहुत ठीक रहा। अब आप फिर आते हैं ऑर्गेनाइज क्राइम पर, जो आपने बात कही थी। ऑर्गेनाइज क्राइम पर अभी मतलब बीते दिनों टिल्लू ताजपुरिया का मर्डर हुआ था, बहुत खौफनाक सर। CCTV हमने चलाया था, बहुत ज़्यादा खौफनाक, मतलब इतना खौफनाक कि उसको मतलब कई मिनट तक तो मारते रहे, और पुलिस वाले जो तिहाड़ जेल के जो स्टाफ था वो खड़ा था, सारे लोग खड़े थे, और एक बार नहीं कई राउंड पे मारा, और पूरी प्लानिंग की। ऐसा लग रहा है कि सेकंड फ्लोर से आते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं, जो CCTV डिस्क्राइब किया, ये कैसे पॉसिबल हो जा रहा है तिहाड़ जेल के अंदर? देखिए ये जो राइवलरी है टिल्लू वर्सेस गोगी, इसमें दर्जनों मर्डर बाहर भी हो चुके हैं, और बहुत ब्रूटैलिटी से टिल्लू का मर्डर हुआ, इसी ब्रूटैलिटी से रोहिणी शूट आउट हुआ गोगी का, जिसमें मर्डर हुआ।
तो ये अपने आप में खुद ही दर्शाते हैं कि किस तरीके से इन दोनों गैंग्स के बीच में एक रिवेंजफुल बिहेवियर था। क्योंकि टिल्लू का सीसीटीवी सामने आया, उसमें देखा कि तकरीबन 90 के अराउंड स्टैबिंग की गई। तो उस सिनेरियो को देखकर अपने आप में ये सेल्फ अंडरस्टूड है कि उन लोगों के दिमाग पर किस कदर खून सवार था। आपने भी देखा वो किस तरीके से वो मार रहे थे, और ऐसी सिचुएशन में वहाँ ओवर पावर करना उन लोगों को, वो अपने आप में वाकई में बहुत टफ था। क्योंकि जो आपने देखा होगा, जो जेल स्टाफ है वो उनके पास किसी भी तरह का कोई वेपन नहीं था। और ये बाद में जो इनका मेडिकल भी हुआ तो ऐसा सामने आया कि ये इंटॉक्सिकेटेड थे, कहीं नशे की हालत में थे। तो जो ऑलरेडी एक हैबिचुअल ऑफेंडर है, क्रिमिनल है, जो क्राइम कर रहा है, तो हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है उसके अंदर भी आपको पता होगा कि एक पैरेलल कन्विक्शन है। कोई 4 मर्डर करता है तो भी उसको लाइफ है, 1 मर्डर करता है तो भी लाइफ है। और जो इस हैवानियत से उन टिल्लू को वो मार रहे थे, तो ऐसे समय पर किसी स्टाफ को चोट पहुंचाना तो उनके लिए बहुत नॉर्मल सी चीज़ थी। क्योंकि वो तो डू और डाई वाली सिचुएशन के साथ मैदान में उतरे थे कि या तो मारेंगे या मरेंगे। और अपने आप में ये वाकई में बड़ा चैलेंजिंग था, जितना हमने उसको वीडियो को एग्जामिन किया कि ऐसी सिचुएशन में स्टाफ करे तो करे क्या। और कहीं ना कहीं एक लैप्स ये भी था कि जो स्टाफ था वो न्यूली रिक्रूटेड था। एक्सपीरियंस स्टाफ होता तो शायद कोई इनिशिएटिव लेता, कोई एक्शन लेता। तो नए लड़कों को, नए सिपाहियों को ऐसी सिचुएशन में समझ नहीं आया कि वो किस तरह से रिएक्ट करें या किस तरह से उसको कंट्रोल करें। नहीं, आपने बताया नशे में थे वो, तो नशा कहाँ से मिल जाता है, नंबर 1। नंबर 2, वो जो हथियार है वो कैसे बनाते हैं? अगर मतलब अंदर कई बार आपने रेड वेड भी की होगी, तिहाड़ जेल रेड करता है, तो वो हथियार कैसे, वो ये जो हथियार वो उन्होंने मारा, अब अंदर तो चाकू जा नहीं सकता, तो वो बनाते कैसे कैदी हैं? आप देखिए, अक्सर रेड करते होंगे तो ये बताओ। जो मेटल है, कहीं भी अगर हम लोग रहते हैं तो मेटल ऐसा पार्ट है हमारी लाइफ का कि वो रहेगा ही रहेगा। अब ये आपकी नज़र में रॉड है, मेरी नज़र में ये हथियार है, ये अपने आप में एक हथियार है। तो किसी भी तरह का ये कोई भी गटर का ढक्कन तोड़ना, या एग्जॉस्ट फैंस हैं उनकी रॉड्स को तोड़ना, विंडोज़ को तोड़ना, गेट्स को तोड़ना, तो उनको तोड़ के और ये इम्प्रोवाइज़ करते हैं। और मेटल ऐसी चीज़ है कि आप उसको कितना कम करेंगे, मेटल तो रहेगा ही रहेगा। ऑफिस में, घर के अंदर, सब जगह मेटल रहता है। और मेटल ना भी हो तो जो फर्श की टाइल्स होती हैं, दीवारों की टाइल्स होती हैं, ये उनसे ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। इनको सिर्फ उसको शार्पन करना होता है कि सामने वाले को इंजरी दे सकें। मतलब बड़ा डेडिकेशन चाहिए इसके लिए भी, मर्डर करने के लिए भी, कि पूरा डेडिकेशन दिखाना, उसको घिसना। क्योंकि हमने देखा तो सीसीटीवी में पूरा एकदम जैसे फिल्मों में दिखाते हैं, वो रस्सियों से नीचे आते हैं, उसके बाद टिल्लू ताजपुरिया के पास जाते हैं, उसके बाद तो तिहाड़ जेल पर ही सवाल उठ गए। क्योंकि तिहाड़ मतलब जेल में आदमी जाता है सुधरने के लिए, रिफॉर्म वहाँ पर होगा उसका, लेकिन वहाँ तो वो और क्रिमिनल नहीं, एक्टिविटी। ऐसा नहीं है। देखिए, जो तिहाड़ प्रिजन्स है वो तकरीबन एशिया का नंबर बिगेस्ट प्रिजन है। और इसमें 2 कैटेगरी होती हैं प्रिजनर्स की। हम इसमें एक तो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर हैं, एक हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं। तो जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स हैं उनके सुधरने की बहुत कोशिश हम लोग करते हैं और बहुत उम्मीद भी होती है। जो सर्कमस्टांशियल कहीं फंस गए हैं किसी तरीके से, जो ऑर्गेनाइज क्राइम करने वाले लोग हैं, उनके सुधरने की उम्मीद कम होती है। जो हाई रिस्क कैटेगरी के, जैसे आपका लॉरेंस है, नीरज है, काला जठेड़ी है, अनिल छिप्पी है, या छैनू है, नासिर है, जो कहीं ना कहीं किसी गैंग को ऑपरेट कर रहे हैं, तो इन लोगों की सुधरने की स्थिति कम है, चांसेस कम है। पर जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स हैं, जैसे कोई रोड रेज के अंदर आ गया, कोई एक्सीडेंटल केस में आ गया, कोई डोमेस्टिक वायलेंस में है, इस तरह के जो केसेस हैं, इनके सुधरने की बहुत उम्मीद होती है और सुधार आता भी है। 2 चीज़ें हो सकती हैं जेल में रहते हुए, जो जेल के जो स्टाफ हैं, जो जेलर हैं, जो जेल के अधिकारी हैं, उनसे। एक तो वो कई बार ऐसा भी हो जाता होगा कि वो जो गैंगस्टर हैं जो उनसे मिल जाते होंगे, एक तो ये, या गैंगस्टर उनको धमकाते होंगे, या कभी किसी गैंगस्टर, किसी बदमाश से आपका ऐसा सामना हुआ जिसने आपको मतलब चैलेंज देने की कोशिश की? ऐसे हमने सुना कि कई लोगों ने दिया कि मतलब देख लेंगे, या आपने सख्ती बरती होगी, आप अपनी सख्ती बरतने के लिए जाने भी जाते हैं आप तो। देखिए, ये जो क्रिमिनल्स है, ये इनकी टेंडेंसी होती है, ये
हमेशा पहले गुर्रा के अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा ये प्रिटेंड भी करते हैं कि भाई, और देते भी हैं। थ्रेट मिलना बहुत छोटी सी बात है। अभी पिछले हफ्ते भी न्यूज़ में लीक हो रहा था कि काला जिठेड़ी गैंग से एक अधिकारी को धमकी मिली। तो ये तो पार्ट ऑफ जॉब है। और मुझे नहीं लगता कि धमकी से ज़्यादा ये कुछ कर सकते हैं। तो ऐसे इंसिडेंट मेरे साथ भी हुए हैं जब हम शुरू में नए भर्ती हुए थे, जब हमें पता नहीं था सिस्टम में किस तरह से रहना है, किस तरह से चलना है। तो उस एक कह सकते हैं कि एक लड़कपन की उम्र थी हमारी भी। तो उस टाइम पे मेरे को भी ऐसे थ्रेट परसेप्शन रहे। खालिस्तान से भी थ्रेट रहा एक बार, और नीरज की तरफ से भी थ्रेट रहा। तो पर ये थ्रेट है, थ्रेट से ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि थ्रेट से आगे मैं कुछ देख ही नहीं पाया। उसने एक बार बोला कि भाई मैं देख लूँगा आपको। किसने बोला? आपका ये क्या नाम है, नीरज पवाना। अच्छा, तो दिल्ली का दाऊद इब्राहिम जी उस बनना भी चाहता था। हाँ? जी, 2010 की बात है। 2024 तो आ गया, 14 साल में तो अभी तक देखा नहीं है। नहीं, तो ये जो नीरज पवाना है कुख्यात गैंगस्टर है। मैं आपको बता दूं, दिल्ली का सबसे कुख्यात गैंगस्टर, और दिल्ली का दाऊद भी उसको क्राइम की दुनिया में कहा जाता था। तो उससे आपका क्या इंटरेक्शन, मतलब हुआ क्या था, पूरा एकदम एक्सप्लेन करके ज़रा दर्शकों को बताइए। ये एक्चुअली इसकी मुलाकात आई थी उस टाइम पर। तो उस टाइम पे इसका जो ब्रदर है पंकज सहरावत, तो वो क्रिमिनल नहीं था। तो वो और इसकी जो मदर है, तो वो लोग मिलने आए थे। तो ये एक्स्ट्रा टाइम मांग रहा था। तो मैंने इसको रिफ्यूज़ कर दिया कि नहीं, जितना टाइम मिलता है आधा घंटा आपको वही टाइम मिलेगा। तो बस उन्हीं चीज़ों को लेकर, क्योंकि उस टाइम ये भी नया नया जेल में आया था, शायद 2009 की पहली कस्टडी है इसकी। तो इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा एक लड़कपन आप कह सकते हैं, या गर्मी आप कह सकते हैं। तो उस टाइम पे इसने एक दो चीज़ें इस तरह से बोली कि आप ऐसे आते हैं, आप ये गाड़ी यूज़ करते हैं, आप इस रूट से आते हैं, मैं आपको देख लूँगा। मैं, तू जब देखेगा देख लियो, मैं तो अभी देख लूँगा। तो करके वो चीज़ें ख़त्म हो गई। तो उसके बाद फिर नहीं, उसके बाद कभी कुछ नहीं। दोबारा आमना सामना उससे? हाँ, उसके बाद दर्जनों बार आमना सामना हुआ। तो कभी ऐसा उसको लगा कि शायद मैं कहीं ना कहीं दब जाऊंगा। जब उसे लगा कि ये नहीं दबेंगे, तो फिर वो अपना नॉर्मल हो गया। और खालिस्तान वाला बता रहे थे, वो क्या थ्रेट था? हाँ, खालिस्तानी एक इनमेट था, हरचरण समथिंग करके नाम था। तो मैं मंडोली 15 में पोस्टेड था। तो उसके पास से कुछ कॉन्ट्राबैंड आइटम्स रिकवर किए थे हमने। तो उन्हीं चीज़ों को लेकर, तो ये तो क्रिमिनल का एक तरीका होता है कि सामने अधिकारी को, क्योंकि अब इनके नाम के साथ जब जुड़ा हुआ है कि गैंगस्टर हैं या कुछ हैं इस तरह से, तो इन्हें लगता है कि शायद इनके डराने से अधिकारी डर जाएंगे। ये दुनिया होती क्या है? क्योंकि देखिए, हम अभी जो बाहर हैं वो एक अलग दुनिया है, लेकिन जेल के अंदर जो चार दीवारी वो एक अलग दुनिया है। वहाँ कैदी हैं, खूंखार क्रिमिनल हैं, कुछ इनोसेंट लोग भी होंगे, और जेल का स्टाफ है। तो वो दुनिया क्या होती है, किस तरह की? अब आपका अभी तक का एक्सपीरियंस क्या है? देखिए, जो जेल है वो अपने आप में पूरी तरह एक समाज है। और नाई धोबी तेली मोची, कैंटीन फैसिलिटी, फ़ोन फैसिलिटी, इनकी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, और इनकी डेवलपमेंट स्किल्स, और इनके अर्निंग के लिए जो चलाते हैं प्रोजेक्ट्स, वो सारा एक चार दीवारी के अंदर होता है। तो आप अंदर जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा एक सोसाइटी है। उसमें क्लासिफिकेशन है। जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं उनका एक अलग से वार्ड है, जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स हैं उनका एक अलग से वार्ड है, जो जेल में शैतानियाँ करते हैं उनका एक अलग वार्ड है, जो गैंगस्टर्स हैं उनका अलग वार्ड है। तो एक रूल्स बनाए हुए हैं, कौन कहाँ जा सकता है, कहाँ नहीं जा सकता, डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करना है। तो अंदर जाकर आपको बिल्कुल देखने में ऐसा ही लगेगा कि भाई एक ही प्रॉपर एक सोसाइटी टाइप से है। अच्छा, बहुत से कम लोगों को मालूम होगा कि जो बॉलीवुड सेलिब्रिटी हैं, बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, जैकलीन फर्नांडीज, उस उनके जो तथाकथित बॉयफ्रेंड हैं, जो महाठग है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ठग, सुकेश चंद्रशेखर, जेल में उसके सेल पे जो रेड है वो रेड दीपक शर्मा जी ने ही करी। और रेड करने के बाद काफ़ी कुछ बरामद हुआ। वो रेड हुआ कैसे, कैसे आपको इनपुट मिला? वो सबसे बड़ा ठग है, वो तो जेल के अधिकारियों पर, डीजीपी पर, सब पे आरोप लगा देता है। आपको क्या, कैसे आपने रेड कर दी उसके? वो एक्चुअली जब ये पीछे सिनेरियो क्रिएट हुआ था, जो इसने एलिगेशंस फ्रेम किए तिहाड़ के अधिकारियों के ऊपर या हमारे कुछ दिल्ली के मिनिस्टर्स के ऊपर, तो उसके बाद डिपार्टमेंट की तरफ से भी
ये हुआ कि उसका तबादला किया गया मंडोली जेल नंबर 14 में, क्योंकि इसके कुछ ऑर्डर्स आए थे कि इसको शायद तिहाड़ नहीं रखा जाएगा। तो इसको भेजा, फिर स्पेशली इसको ग्रिप करने के लिए फिर मेरा ट्रांसफ़र उधर किया गया। तो कहीं ना कहीं ये एलिगेशंस तो लगाता ही है, सभी के ऊपर लगाता है। सबके ऊपर लगाता है। तो लोगों को, हमारे डिपार्टमेंट को ये था कि इसको पूरी तरह से टाइट रखना है, डिसिप्लिन में रखना है। तो इसको मंडोली जेल नंबर 14 भेजा गया। तो उसके साथ ही मेरा ट्रांसफ़र किया, तो डायरेक्शंस आई कि इसको प्रॉपर, जैसे निर्भया के केस में था कि इसको प्रॉपर तरीके से रखना है। तो एक हमने इसके साथ बॉडी वॉर्न कैमरा लगाया, और इसकी एस्कॉर्टिंग के लिए स्पेशल हमने सिपाही रखे कि कहीं भी जाएगा तो कुछ भी करेगा वो प्रॉपर कैमरे के अंदर कैद होगा, क्योंकि एलिगेशंस फ्रेम करता है कि इस अधिकारी ने मुझसे ये कहा या ये कहा। तो वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड में रखने के लिए तो हमें इनपुट मिला कि इसके पास कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो ज़्यादा लग्जूरियस हैं, कॉस्टली हैं। तो मैंने सीआरपीएफ की टीम के साथ, शायद 23 फरवरी की बात है, तो मैंने रेड की। तो इसके पास से जो काफ़ी एक्सपेंसिव कुछ स्लीपर्स थी कॉस्टली, और कुछ जीन्स थी। जीन्स है वो कंट्राबैंड है, जेल के अंदर अलाउड नहीं है। और जो स्लीपर है, स्लीपर भी बड़ी स्पॉन्जी टाइप की थी। तो जब वो हमने रिकवर की, फिर उसकी एवेल्यूशन कराई, तो एवेल्यूशन से पता चला कि जो तकरीबन 1.5 लाख की तो उसकी शायद वो स्लीपर थी, और 80,000 की जीन्स थी। 1.5 लाख के स्लीपर। जी। तो जब आपने रेड की, प्रॉपर तैयारी की होगी, तो उसके बाद क्या हो, मतलब वो क्या कह रहा था? क्या आपको भी उसने खरीदने की कोशिश की? क्योंकि तो तुरंत पैसे फेंकता है। क्या उसने क्या धमकी दी, नहीं थ्रेट दी देखिए, क्या? नहीं, उस टाइम मैं इंडियाज़ अल्टीमेट वॉरियर एक टीवी रियलिटी शो करके आया था विदु जामवाल और अक्षय कुमार के साथ, डिस्कवरी चैनल के लिए। तो ये आदमी की टेम्पटेशन देखता है कि किस आदमी को किस तरह से इन्फ्लुएंस करना है। तो इसने आते ही, जब मेरी पोस्टिंग उधर आई, तो ये आया मेरा ऑफिस, और आते ही इसकी पहली वर्डिंग थी कि सर, विद्युत मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। सुकेश ने आपको बोला? जी। देखिए, महाठग की कहानी अब सुन रहे हैं आप दीपक जी की जुबानी। हाँ। तो आते ही मेरे को बोलता है कि सर, वो अभी नेक्स्ट मूवी कर रहा है और मैं करता हूँ बात, आप साथ में कीजिए। मैंने कहा यार, मेरे को जो करना है ना मैं कर लूँगा। मैंने कहा फ़िलहाल कोई काम है तो बताओ, और नहीं तो अपनी सेल में जाओ। क्योंकि इसके बारे में जो हमारे बाकी ऑफिसर्स ने बताया, सब ने, कि इससे जितनी आप दूरी बना के रखेंगे उतना बेहतर है, क्योंकि ये बहुत जल्दी रीड करता है। आपको भी रीड किया उसने? हाँ, बल्कि मैं तो बड़ा शॉक था कि इसको कैसे पता चला कि मैं टीवी शो करके आया हूँ। आज मेरी पहली मुलाकात है, ट्रांसफ़र होके मेरा पहला ही दिन था। तो इसका मतलब इसने, जब मेरे ट्रांसफ़र ऑर्डर आए होंगे, तो इसने पता किया होगा कि कौन अधिकारी है, क्यों आ रहा है, किस तरह का अधिकारी है। और उसके बाद फिर जब मैंने रेड की, तो इसको उम्मीद नहीं थी शायद ऐसी। इसने कोशिश की दोस्ती करने की, पर हमने दोस्ती नहीं की। तो इसको बड़ा वो लगा। फिर इसने एलिगेशंस भी फ्रेम किए कि मैंने उससे पता नहीं शायद 60-70 लाख कुछ ऐसे करके कुछ बोला इसने। तो मैंने कहा भाई अच्छी बात है, इसकी तो सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो बस वो एलिगेशन फ्रेम होके रह गए। तो वो रोया गया कुछ ऐसे हाँ, सीसीटीवी? हाँ। सीसीटीवी में, हाँ, वो तो आप सब ने न्यूज़ चैनल में चलाया ही था कि सीसीटीवी में दिखा था रोते हुए। और जो वहाँ के सिपाही हैं वो बता रहे थे कि सर, आपके जाने के बाद बोल रहा था कि इन्होंने मुझे रुलाया, अब मैं इनको अच्छे से रुलाऊंगा। तो इस तरह के ये सुकेश को आपने मॉनिटर किया, ये किरदार क्या है? 200 करोड़ की ठगी। अच्छा, इसने भी जेल से कर ली थी ठगी? तो जेल से, तो फिर सवाल ये किया कैसे जेल से था, जो आपको कोई जानकारी कि जेल से सुकेश चंद्रशेखर, जिसने मतलब जैकलिन फर्नांडिस से दोस्ती कर ली, कई मतलब सेलिब्रिटीज़ को जेल के अंदर बुलवा लिया, कई एक्ट्रेस को बुलवा लिया जेल के अंदर ही मिल लिया, रोमांस भी कर लिया, ठगी भी कर ली, पैसे एक बार, सब कैसे किया? ये क्या किरदार क्या है ये? हाँ देखिए, चीटर माइंड है कहीं ना कहीं, और ये बाहर भी शायद चीटिंग के केस में ही जितना मुझे पता है आया है। तो ये तो, हाँ, ये इसका पास्ट हिस्ट्री तो रही है कि जेल में ऐसा हमने भी सुना पब्लिक फॉर्म्स में कि कुछ एक्ट्रेस भी मिलने आई इससे। पर अभी आप देखिए, पिछले तकरीबन 2 सालों से किसी भी तरीके की कोई भी लूप होल आपको नज़र नहीं आए होंगे जब से वो रेड हुई है उसके बाद से। तो गलतियाँ शुरू में शायद हुई हैं कहीं ना कहीं, पर उनको सुधारा भी गया।
अच्छा, आप संकट मोचक हैं, जो कहानी सुन रहा हूँ, सुकेश को सुधारना है तो आपके पास भेज दे रहे हैं, फांसी देनी है तो ये क्या बॉडी आपकी जो बॉडी बिल्डिंग है, आपको ये भी बता दूं कि जो दीपक भाई हैं वो बॉडी बिल्डर भी हैं, तो क्या ये बॉडी काम आती है, ये फिटनेस ये काम आता है? देखिए जो बॉडी है, मेरा तो मानना ऐसा है कि आपकी जो बॉडी है ये आपका एक टेम्पल है। और फर्स्ट इम्प्रेशन जो आता है सामने वाले को, वो आपकी सबसे पहले आपकी बॉडी से आता है, फिर उसके बाद आपके बोलने से आता है, और फिर बाकी चीज़ें आती हैं कि भाई इसकी हिस्ट्री क्या है, किस तरह का ये व्यक्ति है। तो अगर आप इतने रिप्रेजेंटेबल हैं कि सामने वाले पे एक अच्छा आप फर्स्ट इम्प्रेशन छोड़ सकते हैं, तो उसमें बॉडी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। और बॉडी बिल्डिंग की बात अगर मैं करूं, तो एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर मैं रह चुका हूं। तकरीबन 6 से 7 साल मैंने प्रॉपर अच्छे से चीज़ें की हैं। 18-20 मेडल भी हैं मेरे नाम पे। तिहाड़ से पहला मैं ऐसा अधिकारी रहा जो इसको नेशनल गेम्स में लेकर गया, और 5 साल चैम्पियन भी रहा। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए डिपार्टमेंट को लगा कि हाँ, मैं कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबल हूँ कि अपनी बॉडी को भी टाइम देना। ऑफिस में अभी तक भी कोई मेरी ऐसी कोई गलत एंट्री नहीं है जिसको रेड एंट्री बोलते हैं। तो अधिकारियों को लगता है कि एक जिम्मेदारी का एहसास है, तो वो जिम्मेदारियां देते भी हैं। इसी वजह से बड़े बड़े क्रिमिनल आपके पास खूंखार भेज देते हैं, ये टक्कर लेंगे दीपक जी। हाँ, क्रिमिनल मेरे को अपनी प्रोफाइल में पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर आपकी कद काठी अच्छी है और आप ऐसे क्राइम को या क्रिमिनल्स को डील कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्योंकि अगर आपका अच्छा शरीर है तो सामने वाला देख के कहीं ना कहीं तो डरेगा। ये जो कब से शुरू हुआ ये आपको कि बॉडी बिल्डिंग करनी है या फिटनेस गुरु, ये कब से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ? ये अरविंद भाई 2013 में मैंने बॉडी बिल्डिंग अपनी स्टार्ट की थी, और 2016 में पहली बार मैंने स्टेज खेला, और कोरोना टाइम तक 2020 तक मैं बैक टू बैक स्टेज खेलता रहा। 2021 मैंने लास्ट खेला था। उसके बाद फिर मैंने कंपटीशंस छोड़ दिए, पर हाँ, फिटनेस पे पूरा ख्याल रखता हूँ। अक्षय कुमार के साथ ये रियलिटी शो में जो आप जाते हैं, ये क्या है, मतलब किस तरह से आपका क्या शौक है, फिल्मों में भी जाना चाहते हैं आप, क्या ये शौक है, किस तरह से एंट्री हुई इस पे, ये बॉडी बिल्डिंग की वजह से? हाँ, कहीं ना कहीं ये बॉडी बिल्डिंग की वजह से, और दूसरा ये जो भी निर्भया केस हुआ उसके बाद एक पहचान मिली सोसाइटी के अंदर, मीडिया में, न्यूज़ में, हर जगह जैसे नाम रहा। तो बॉलीवुड से मेरे को सबसे पहला ऑफ़र अपने साहिल खान की तरफ से आया। उनके साथ मैंने एक बॉलीवुड का गाना किया, गलती। और उसके उनकी कंपनी है डिवाइन न्यूट्रिशन, और उसमें मेरे को उन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर रखा, अपना फेस बना कर रखा। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ टाइम टू टाइम मिलती रही। फिर मुझे भी लगा कहीं ना कहीं चीज़ें कनेक्टेड हैं आपस में। एक पॉजिटिव एक्सपोजर लेना एक ह्यूमन नेचर है, हर किसी को पसंद है। और जिससे अगर आपकी ग्रूमिंग हो, आप खुद भी अच्छा कर सके, एक एग्जाम्पल बन सकें दूसरों के लिए। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं बड़ा एक अच्छा लगता है कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जब वो कहीं ना कहीं देखते हैं सोशल मीडिया पे और इम्प्रेस होते हैं, इंस्पिरेशन मानते हैं, तो लगता है कि नहीं, मैं एक सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। अच्छे लोगों को, समाज को, यूथ को एक सही दिशा में आगे बढ़ा रहा हूँ। तो एक बड़ी एक पॉजिटिव सी फील आती है, एक बूस्टअप भी मिलता है, और फिर आगे के एक्शंस भी बनते हैं। ये साहिल खान वही जिसको अरेस्ट किया अभी हाँ, कुछ किसी चीज़ में? जी जी, एक महादेव ऐप करके हाँ एक बैटिंग ऐप, हाँ। हाँ, उस केस में जो अरेस्ट हुए वही साहिल खान। तो अरेस्ट होने के बाद कोई बातचीत हुई क्या कि किस कैसे अरेस्ट हो गए, क्या कि अभी बेल पे हैं कि नहीं है? हाँ, मेरी उनसे रेगुलर मेरी बात होती है। तो उन्होंने मेरे को तो इतना ही बताया कि वो सिर्फ एक प्रमोटर थे, इन्फ्लुएंसर थे। हाँ तो और ऑन पेपर्स वो जो महादेव बुक है, हाँ उसमें ऑन पेपर्स वो कहीं पर भी नहीं है। हाँ पर पता नहीं किस तरीके से क्या चीज़ें रही कि, और ये जो एफआईआर है 32 लोगों के खिलाफ एफआईआर है, हाँ जिसमें अकेले साहिल खान को अरेस्ट किया गया, हाँ। और बाकी सभी लोगों को नोटिस देके इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करा के थाने से भेज दी। चलिए अब जेल पे वापस आ जाते हैं कि आपने अपने करियर में एक से एक क्रिमिनल देखे होंगे, किसी के चेहरे पर, किसी क्रिमिनल के चेहरे पर ऐसा खौफ देखा कि वो जेल में आया, कैसा कभी ऐसा खौफ कि वो जेल के अंदर आ गया, ऐसा कुछ याद हो आपको? देखिए, जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर कैटेगरी है, या जो किसी तरह से सरकमस्टांशियल या एक्सीडेंटली क्राइम हो जाता है जिन लोगों से,
ये खौफ डर ऐसा हर तीसरे इनमेट के चेहरे पे देखने को मिलता है। पर जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, गैंगस्टर्स हैं, वो तो जेल में आके कहीं ना कहीं खुद को सेफ महसूस करते हैं। क्योंकि अभी बड़ा लाइव एग्जांपल है यूपी का। अभी ये पिछले कुछ दिनों में जैसे हमने यूपी के अंदर देखा, कुछ एनकाउंटर्स देखने को मिले, तो मोस्टली क्रिमिनल्स ऐसे थे जो यूपी छोड़ के दिल्ली के केसेस में अपनी बेले तक कैंसिल करा के यहाँ सरेंडर कर रहे थे कि उन्हें यूपी के अंदर नहीं रहना। अच्छा जी। अच्छा, मतलब ये उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर का ये खौफ है कि जो उत्तर प्रदेश का क्रिमिनल है वो दिल्ली में अगर कोई केस हाँ, दर्ज दिल्ली है में अगर उनका कोई केस है तो दिल्ली की बेल कैंसल्स करा के, विड्रॉ करा के और वो दिल्ली सरेंडर कर रहे थे। और फिर दिल्ली की जेल में, ताकि भाई सुरक्षित रह पाए, इनकाउंटर से बच जाए। जी। ये तो बहुत डिफरेंट। फिर बोले कोई कोई जैसे रिनाउंड फेसेस या कोई ऐसा आपको याद हो मतलब क्रिमिनल जिसके खौफ हो कि भाई जेल में आ गए केस, क्या जिसको आपने मोटिवेट, ऐसा कुछ? नहीं नहीं, ऐसा तो मैंने बताया ना कि जो एक्चुअल में जो क्रिमिनल हैं उन्हें तो जेल से कोई किसी तरह का खौफ है ही नहीं। वो जेल को तो जो जेल बर्ड्स हैं जो आते जाते रहते हैं, और जो नॉर्मल प्रिजनर हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा घबराते हैं। तो उनके लिए हम काउंसलिंग्स भी प्रॉपर रखते हैं, हम साइकोलॉजिस्ट रखते हैं, साइकेट्रिस्ट रखते हैं। तो वीक में 2 दिन इनकी काउंसलिंग रहती है प्रॉपर। इसके अलावा वार्ड्स के अंदर सुसाइडल टेंडेंसी जैसे डेवलप होती है इनमेट्स के अंदर, तो एक हम गुमसुम पंजा करके हमने एक अलग से इनमेट्स की एक टोली बना रखी है जो डेली इंटरेक्शन करेंगे। फिर हम लोग भी जाते हैं दिन में जैसे 1 घंटा मैं इनमेट्स के बीच में बैठूंगा और उनसे पता करेंगे किसी के अंदर कोई ऐसी टेंडेंसी तो नहीं है कि कोई चुप बैठता है, गुमसुम रहता है, और या कोई सुसाइडल थॉट्स तो नहीं है किसी के अंदर। और जो साइकेट्रिक हैं उनसे प्रॉपर फॉलोअप कराते हैं इनके। आप रोज हजारों कैदियों को मैनेज करते हो, कोई कभी ऐसा कैदी देखा जिसको लगा देख के कि यार ये इनोसेंट है और जेल में है? हाँ, ये देखिए जो कोई ऐसा नाम? नहीं, पर्टिकुलर नाम तो मैं ऐसे नहीं ले पाऊंगा किसी का। जो जैसे डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस होते हैं या क्राइम अगेंस्ट वुमेन, इसका भी काफ़ी हद तक हमें मिसयूज़ भी देखने को मिला। तो इन केसेस में ये लिव इन रिलेशनशिप के जो केसेस हैं, तो ये कहीं ना कहीं इसमें होता है कि चीज़ें कुछ और होती हैं और सामने कुछ और आती हैं। तो भाई पहले तो विलिंगली लिव इन रिलेशनशिप में दोनों लोग रह रहे हैं और किसी तरीके से उनमें फिर ग्रजेस आ जाते हैं। तो कई केसेस में ऐसा देखने को मिलता है कि जो फीमेल है वो मेल के ऊपर एलिगेशन लगाती है, या डोमेस्टिक वायलेंस में जो हस्बैंड वाइफ का झगड़ा है उसमें पेरेंट्स भी इन्वॉल्व कर दिए जाते हैं, फैमिली के बाकी मेंबर्स भी इन्वॉल्व कर दिए जाते हैं। तो ये लोग कहीं ना कहीं इनोसेंट होते हैं, और पर जो एज पर प्रोसीजर है तो कस्टडी के अंदर भी आते हैं। मतलब वैसे किसी कैदी से आपने बात करी होगी कि यार, मतलब कभी बात करते हैं किसी कैदी को, मन करता है तो बुला के किससे बात करें? जेल के अंदर तो कौन होगा बात करने के लिए, अगर आप ऑन ड्यूटी कभी किसी को बुलाते हैं या किसी के सेल में जाते हैं आप बात करने? नहीं, देखिए शुरू में तो थोड़ा सा रहता था, पर अब तो जैसे इतनी सीनियरिटी आ गई है और काम भी रहते हैं जेल में। अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि जेल के अंदर किस तरह से कंट्रोल रखना है चीज़ों को, तो उन चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं, तो इतना इंटरेक्शन तो नहीं हो पाता। पर हाँ, किसी की जनरली कोई परेशानी होती है तो उसके लिए ज़रूर बुलाते हैं, क्योंकि हमारा पिटिशन बॉक्स है, ड्रॉप बॉक्स है, उसमें कोई पिटिशन डालता है तो उनके डिस्पोजल के लिए बुलाते हैं अपने पास, या वार्ड्स के अंदर जाते हैं लगता है देख कर कि, क्योंकि अभी एट प्रेजेंट तो मैं मंडोली 15 नंबर जेल देख रहा हूँ और मुझे नहीं लगता 15 नंबर जेल में किसी को कोई ऐसी परेशानी है। परेशानी होगी भी तो आपको बताएगा नहीं। क्योंकि 15 में मेरे पास तकरीबन 150 इनमेट्स हैं और वो सारे ये हैबिचुअल ऑफेंडर्स, गैंगस्टर्स हैं। आपने बताया, मतलब ये क्या जेल के अंदर कैपेसिटी से ज़्यादा कैदी हैं, आप ये एक्सेप्ट करते हैं? हाँ, अब नहीं, अभी जो मंडोली प्रिजन बनने के बाद डीकंजेशन हुआ है काफ़ी हद तक, और अभी एक नरेला में बपरोला के अंदर अभी लैंड एक्वायर हो चुकी है, उस पर भी काम बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। तो अभी जब तक तिहाड़ प्रिजन था तब तक तो ओवर क्राउडिंग थी, पर मंडोली जेल बनने के बाद बहुत आराम, क्योंकि मंडोली प्रिजन बनी है उसमें तकरीबन 3,500 की कैपेसिटी है और 5,000 के आसपास इनमेट हमने शिफ्ट किए हुए हैं वहाँ पे।
जेल के अंदर मतलब महिलाएं भी होंगे, बच्चे भी होंगे, मतलब लोग मानसिक तौर पर बीमार नहीं हो जाते होंगे कि मतलब क्या मतलब कई ऐसे होते हैं कि बीमार हो जाते हैं, उसका कैसे वो ओवरकम कैसे निकलते हैं, मतलब क्या कुछ है? देखिए उसके लिए मैंने बताया ना, जो इनका पूरे दिन का जो प्रोसीजर है कि सुबह उठना, सुबह उठ के पहले प्रार्थना करते हैं, फिर इनकी फिजिकल हम एक्टिविटी कराते हैं कि कोई बीच जैसे 3 महीने के लिए हमने इनको योगा क्लासेस स्टार्ट करा दिए, या बच्चे हैं बच्चों के लिए हम गेम्स कराते हैं। जो कोर्ट प्रोडक्शन पे जाने वाले लोग हैं वो तो सुबह अपना ब्रेकफास्ट करके पूजा करके प्रार्थना करने के बाद कोर्ट प्रोडक्शन पे निकल जाते हैं, या जिनकी मुलाकातें आती हैं वो मुलाकात पे चले जाते हैं। जो बाकी लोग बचते हैं वो या तो अपनी साफ़ सफाई, अपने कपड़े धोना, अपनी बेडिंग वो सब मैनेज करना, उन चीज़ों में रहते हैं, या जो थोड़ा सा बाकी एक्टिविटीज़ में जुड़ना चाहते हैं, जैसे रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में म्यूज़िक से लेके म्यूज़िक, डांस, आपकी लाइब्रेरी, इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं। और इनके डेवलपमेंट स्किल्स की हैं जो हम प्रोजेक्ट्स चलाते हैं, जैसे आपके मसाले, फाइल, डेक्स, ये सब चीज़ें बनाना। तो कुछ लोग इन एक्टिविटीज़ में रहते हैं। तो हमारी कोशिश रहती है कि मैक्सिमम इन्हें ऑक्यूपाइड रखें, क्योंकि जेल में एक 4 दीवारी में समय काटना वो कहीं ना कहीं भारी चीज़ है। और तो कोशिश रहती है हमारी कि इनको जितना ज़्यादा बिज़ी रखेंगे उतना ये शांत रहेंगे, इनका दिन निकलेगा, और ये जितने बिज़ी रहेंगे उतना हमें मैनेज करने में आसानी होगी। जेल के अंदर गैंगस्टर का नेक्सस चलता है, तो उसको तोड़ने के लिए गृह मंत्रालय की तरफ से कोई प्रपोजल आया अभी? हाँ, गृह मंत्रालय की तरफ से अभी पीछे एक प्रपोज़ल था कि जो यहाँ के नॉर्थ इंडियन जो क्रिमिनल्स हैं इनको यूटीज़ में, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, इन जेल्स के अंदर शिफ्ट करेंगे। तो अभी वहाँ से जैसे भी डायरेक्शन आती है तो फिर उस पर काम किया जाएगा। एक चीज़ मिस छूट गई थी जो ज़रूरी थी, फांसी वाली जो हम बात कर रहे थे, कि जो ये कैदी हैं इनसे इनकी आखिरी इच्छा फिल्मों में हमने दिखाया कि पूछी जाती है, तो क्या ये सिर्फ फिल्मी बातें हैं, कथा कहानियों में है, कि वाकई पूछी जाती है जे मतलब किसी के? देखिए जो फिजिबल चीज़ होगी वह पूछी जाती है, तो वो जैसे कुछ उसे ऐसा कुछ हम जैसे सपोज है उसे फैमिली में बात करनी है या कुछ खाना है, ऐसी चीज़ जो हम उसको दे सकते हैं तो वो तो ज़रूर पूरी की जाती है। पर अगर वो बिल्कुल ऐसी कोई चीज़ कहने लगे कि चांद तारे तोड़ के ला दो, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो हाँ, जो जायज़ चीज़ है वो सुन ली जाती है। तो निर्भया के जो थे दोषी, उन्होंने भी कुछ मांगा था, आखिरी इच्छा कुछ की थी, पूछी? हाँ, शाम को इन्होंने वो लड्डू, मैगी, वो सब चीज़ें खाई थी 2 बजे के आसपास। तो वो ठीक से आप बताइए, मतलब कब, क्या मतलब शाम के वक्त आप कहाँ बैठे थे, या उन्होंने मतलब आप कौन आखिरी ख्वाहिश पूछता कौन है? आप पूछते हो या आप किसी को भेजते हो कि जाओ पूछ लो? नहीं नहीं, इनसे मैंने ही पूछा था, और रात को तकरीबन 2 बजे इन लोगों ने, ये 4 लोग थे, तो लड्डू और मैगी इन्होंने बोला था रात को 2 बजे। अब रात को 2 बजे हम इनको कहाँ से प्रोवाइड करें, पर वो तो हमारे पास कैंटीन है जेल्स के अंदर, तो कैंटीन से जो इनको वो दोनों चीज़ें प्रोवाइड की गई थी। नहीं मतलब आपको डेथ वारंट आपने उन चारों को बता दिया था कि आपको फांसी होने वाली है, उसके बाद आखिरी इच्छा पूछी तो उन्होंने क्या बोला? लड्डू और मैगी खाने के लिए इन्होंने रात को तकरीबन 2 बजे, जब हाई कोर्ट से इनके AK सिंह साहब जो थे, जब वो निकले थे, तो हमें ये था कि वो रिजेक्ट हो गई है, और सुप्रीम कोर्ट रात को बैठेगा नहीं, तो वो सुनेगा नहीं, तो फिर हमें उसे ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। पर रात को भी दीपक मिश्रा साहब थे उस समय, हमारे CGI साहब, तो रात को भी कोर्ट बैठा था, अगर आपको याद हो। तो वो एडमिट हुई थी, पर वो रिफ्यूज़ हो गई थी, और वो कंटिन्यू हो गया था ऑर्डर। तो हम तो यही मान के चल रहे थे 1 बजे कि भाई हाँ, अब फाइनली हमें करना ही करना है। तो वो लड्डू और मैगी खाया उन्होंने? वो उस समय खुश थे कि सुप्रीम कोर्ट बैठ गया है, और अब कुछ ना कुछ प्ली डाल के उनके LAC साहब इस चीज़ को फिर से घुमा देंगे, या जो भी है डेट ले लेंगे, एक्सटेंड करा लेंगे, क्योंकि वो बार बार को भी उनकी वाइफ की तरफ से पिटीशन डालते थे, कभी फैमिली की तरफ से डालते थे, कभी कुछ डालते थे, इस तरह की चीज़ें वो कर रहे थे। तो उनको भी ये था कि इस बार भी कुछ ना कुछ वो कर लेंगे। तो आखिरी ख्वाहिश नहीं थी, वो आखिरी ख्वाहिश आपने पूछी, वो खुशी में खा रहे थे? हाँ, वो तो खुशी में खा रहे थे। उसके बाद क्या प्रक्रिया होती है, कपड़े नहलाना, क्यों वैसा होता, मतलब नहीं समझिए, नहीं, किस लिए एक प्रोसेस है? हाँ, ये प्रोसेस है एक। अब वो
किस क्यों होता है, कैसे होता है, वो तो कभी हमने भी क्योंकि जानने की कोशिश नहीं की। और फांसी ऐसी चीज़ नहीं है कि हर तीसरे दिन दी जाती हो। तो हमें तो ऊपर से अधिकारियों से आदेश मिला कि भाई ठीक है, ये इनके वाइट कुर्ते हैं, ये इनके वाइट कुर्ते आप भेज दो और इनको नहा के रेडी होने के लिए बोल दो। जेल की अगर बात करें तो अभी जो फिलहाल जो सबसे बड़ा मुद्दा है जेल में, दो मुद्दा, एक तो जो नेताजी लोग जा रहे हैं वो आरोप लगा देते हैं, वो मुद्दा है। दूसरा क्रिमिनल सिंडिकेट, बहुत आरोप लगता है कि क्रिमिनल सिंडिकेट जेल से बहुत पनप रहा है। पूछ ही लेता हूँ क्योंकि जेल का ही मसला है कि जो जेल नेता जेल जा रहा है वो आरोप लगाता है कि जी कोई सुविधा नहीं है, कोई खाने पीने को नहीं दे रहे हैं, इंजेक्शन नहीं दे रहे हैं। ये क्या चक्कर है, इसके बारे में अगर आप कुछ बता पाएँ। जी दिल्ली सीएम की बात कर लेते हैं। हाँ, जो हमारे जो सीएम साहब हैं वो, हालांकि मेरे पास लॉज नहीं है, हम भी जो देखते हैं कि वो सिर्फ न्यूज़ मीडिया के माध्यम से ही मैं देख पाता हूँ, क्योंकि ये शायद तिहाड़ जेल में है। और जो इनकी अगर मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात करें तो जो हमारे पास तिहाड़ के अंदर हॉस्पिटल है, डॉक्टर्स प्रॉपर तरीके से हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई चीज़ होगी कि जेल के अंदर की मेडिकल फैसिलिटी में किसी तरह का लैप्स होगा। और जो डॉक्टर्स हैं सारे हमारे जो सीएमओ रैंक के अधिकारी हैं, अच्छे डॉक्टर्स हैं, पूरा पैनल है, साइकेट्रिक से लेके हर तरह का डॉक्टर है, ऑर्थो के डॉक्टर हैं, डेंटल हैं, वो टाइम टू टाइम वो विज़िट भी करते हैं। और बाकी तो ये जो जिस जेल में है वहाँ के अधिकारी बेहतर बता पाएंगे कि एक्चुअल में क्या चीज़ें हैं इनके साथ, क्या नहीं है। आपकी बात मैंने पॉइंट आउट की कि आपने बोला जेल में गैंग वॉर। जेल में गैंग तो समझ में आ सकता है, तो वॉर रोकने की जिम्मेदारी तो आपकी है और जेल प्रशासन की है। फिर ये कैसे हो जाता है गैंग वॉर? देखिए, जिसे क्राइम करना है उसको सारा टाइम यही सोचना है कि मैं किस तरीके से क्राइम को अंजाम दूँ। तो जेल अगर ऐसा नहीं है, हम पूरी तरह से अपने बेस्ट और सिंसियर एफर्ट लगाते हैं, क्योंकि तकरीबन 20,000 के आसपास क्रिमिनल्स को डील करना और उनको एक छत के नीचे रखना, और अगर एक आधा % कहीं ना कहीं गलती हो जाती है कुछ केसेस में, तो पर ऐसा नहीं है कि हर जगह पर गलतियां हैं। क्योंकि अभी जो राइवलरी है दिल्ली के अंदर, ये जितने भी गैंग्स हैं सब एक दूसरे से एक दूसरे के दुश्मन हैं। और इस तरीके से अगर हम बात करें तो अगर डिपार्टमेंट की तरफ से लैप्स हों या किसी तरह की कमियां हों तो ऐसी वारदातें हमें डेली देखने को मिले। पर डिपार्टमेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है। और सारे कितने ही चाहे वो जमुना पार के गैंगस्टर ले लो, आप साउथ दिल्ली के ले लो या आउटर दिल्ली के ले लो, सब गैंग्स हैं, एक साथ ही रह रहे हैं और उनके एसोसिएट भी हैं। तो कहीं ना कहीं ये कोशिश करते हैं कि जब इन्हें मौका मिलता है तो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करते हैं। और हमारी भी कोशिश रहती है कि इस तरह की चीज़ें ना हो। सिद्धू मूसावाला का जब मर्डर हुआ था तो एक ऑडियो मैंने ही चलाया था जिसमें लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद था, तिहाड़ जेल में, जहाँ तक मुझे याद है। जब मूसावाला का मर्डर हुआ तो फ़ोन पर लॉरेंस बिश्नोई को फ़ोन करके कोई इन्फॉर्मेशन देता है कि गाड़ी गट्टी चढ़ा देता, मतलब सिद्धू मूसावाला मार देता। तो ये जेल के अंदर वैसे तो बैन होता है मोबाइल फ़ोन, लेकिन ये जैमर लगे होते हैं। तो ये फ़ोन कैसे खोजते हैं? कोई कोना खोजते हैं क्या? कैसे फ्रिक्वेंसी खोजते हैं क्या कि वहाँ से नेटवर्क आ जाएगा? ये होता है कैसे? जो आपने पकड़ा ही होगा तो उसमें पूछताछ में तो बताया ही होगा ना कि किस तरह से करते हैं। हाँ, ये कोशिश करते हैं। देखिए, जो जैमर है तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे जो पॉइंट्स हैं जो रह जाते हैं कि जहाँ थोड़ा बहुत नेटवर्क है, तो ये कोशिश करते हैं कि इस किसी तरीके से अपनी फैमिली से या अपने एसोसिएट से मोबाइल के माध्यम से बात कर सकें। तो ये स्मगल भी करते हैं। अभी मेरी जेल में ही एक इनमेट है, अभी उसकी हमने एंडोस्कोपी कराई है, उसके पेट के अंदर 2 मोबाइल्स हैं। मतलब आप पेट में मोबाइल लाए थे? हाँ, वो सैलो करके आया है, पेट के अंदर 2 मोबाइल हैं। तो अभी उसका इलाज डीडीयू हॉस्पिटल से चल रहा है, और अभी जैसे भी सर्जरी की डेट मिलती है तो फिर वो दोनों मोबाइल्स निकाले जाएंगे। तो वो जेल में मोबाइल यूज़ करने के लिए पेट में लाया, चूंकि चेकिंग में ना पकड़ा जाए, हाँ, इस वजह वो से। सैलो किया। ये वो सेम जो जिस तरह से एयरपोर्ट्स पे स्मगलिंग होती है, तो उसी फॉर्मेट को इन लोगों ने अपनाया हुआ है। बड़ा एक छोटा सा चाइनीज़ मॉडल आता है, चाड़ा करके कंपनी है, इतना सा फ़ोन होता है, तो उसको इजीली या तो सैलो करते हैं या बॉडी कैविटी में डाल लेते हैं, वो स्मगल करते हैं। और उसके बाद फिर अंदर से काम चालू। हाँ,
नशे को भी इसी तरीके से स्मगल करते हैं ये लोग। पैडलिंग जो पैडलर्स हैं तो वो भी इसी तरीके से करते हैं। जो सर्जिकल ब्लेड्स हैं, सर्जिकल ब्लेड्स को इस तरीके से करते हैं। किस तरह से जेल के अंदर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने बताया कि जो कैदी हैं, जो हैबिचुअल ऑफेंडर ही होंगे तभी इस तरह करेंगे, किस तरह से स्मगलिंग करते हैं? मतलब अंदर क्या क्या चीज़ लेकर आते हैं और क्या क्या टेक्निक उनकी होती है? टेक्निक मैंने आपको बताई ना, बॉडी कैविटीज़ के अंदर ये इस तरीके की चीज़ें करते हैं। मोबाइल्स को लेकर जाना, या जो भी तंबाकू या नशीला पदार्थ जो ये यूज़ करते हैं उसको लेकर जाना, सर्जिकल ब्लेड्स को लेकर जाना, तो इस तरह से रखते हैं लोग। जो वुमन क्रिमिनल हैं, कोई ऐसी महिला क्रिमिनल देखी जो खूंखार रही हो? नहीं, एक्चुअली जो वुमन प्रिजन है वहाँ सारा वुमन स्टाफ है, तो वहाँ मेरे कभी ड्यूटी नहीं रही, तो उसके बारे में सुना होगा कि अगर ऐसा सुना मैंने। नहीं एक्चुअली हाँ, वो बिल्कुल ही अलग है, वहाँ का स्टाफ अलग है, फीमेल्स हैं, तो इंटरेक्शन नहीं हो पाता। कोई खूंखार कैदी कभी, मतलब इतने करियर में जो बहुत खूंखार रहा हो, देखिए, कोई याद रहा हो कि जब से आपने करियर को बहुत खूंखार था जी, लोग उससे जाने से बचते थे, उससे या उससे दूरी रहो, या ऐसा कुछ? हाँ, सतपाल वेदी हम्म। एक इनमेट था, तो उसकी शायद डेथ हो चुकी है बाहर जाके। तो एक बहुत हार्ड कोर क्रिमिनल था, और बहुत बड़ा, एक आप कह सकते हैं ब्लेडबाज। मतलब आपके साथ बैठेगा, आपके साथ खाएगा, और वो एक साइको काइंड ऑफ था। और जब उसका मन करेगा आपके फेस पे ब्लेड से आपको नुकसान पहुंचा देगा। तो उसके पास जेल अधिकारी जाने से बचते थे या कैदी? नहीं, जेल अधिकारी तो वैसा कभी कोई इंसिडेंट नहीं हुआ कि जेल अधिकारी के साथ ऐसी कोई हरकत की गई हो। हाँ, पर इनमेट्स आपस में थोड़ा सा बचते थे, उसके साथ खाने में, बैठने में, उसके साथ बंद होने में। उसको शायद सोते सोते भी उसका मन होता था तो सोते हुए नुकसान पहुंचा देता था साथ वाले को। अच्छा चलिए, खैर आप खुद भी अपना एक पॉडकास्ट होस्ट करते हैं, तो हमारे लिए कोई खास सुझाव है तो बताइए। देखिए, जो मेरा जो पॉडकास्ट है वो पूछताछ है, जिसको मैं होस्ट करता हूँ, और उसको बनाने का रीज़न था एक इन्फॉर्मेटिव बनाना, कि मैं एक एंटरटेनमेंट भी उसमें रख सकूं और इन्फॉर्मेशन भी हो। तो अभी हमने BNS की थीम पर उसको किया है कि डे टू डे लाइफ में कॉमन मैन के साथ जो परेशानियां आती हैं, और किस तरीके से उसके क्या लीगल राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं, और किस तरह से सिचुएशन से बचना है, किस तरह से निकलना है, और आप फंस जाते हैं तो आपके क्या राइट्स बनते हैं। तो इस थीम को लेकर हमने वो शुरू किया है। तो अभी तो हम उसमें कुछ सेलिब्रिटीज़ को हमने इनवाइट किया, तकरीबन 20 एपिसोड हम कर चुके हैं, और उसमें हम उनकी जर्नी भी दिखाते हैं, और जर्नी के साथ बीच में किस तरीके से क्या चीज़ें हैं। जैसे कोई साइबर फ्रॉड है, अभी JJ कम्युनिकेशन के साथ हमने किया, तो साइबर फ्रॉड हमारे लिए क्या सुझाव है इसमें? सॉरी टोक रहा हूँ। देखिए, आपके लिए भी मैं वही कह रहा था कि आपका एक बहुत अच्छा रेपुटेड इंडिया टुडे ग्रुप है, आज तक अपने आप में एक बहुत अच्छा प्रेस्टिजियस ब्रांड है। तो ऐसा कुछ आप लेकर आएँ, क्योंकि आपको आपकी ऑथेंटिसिटी पे मुझे नहीं लगता कोई आम व्यक्ति सवाल उठाएगा। तो आप यहाँ अच्छे पैनलिस्ट को बुलाएं, आप रिटायर्ड जजेस को बुला सकते हैं, लॉयर्स को बुला सकते हैं, सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स को बुला सकते हैं, जो एक कॉमन मैन के लिए डे टू डे लाइफ जैसा मेरा पॉडकास्ट है, उनसे रिलेटेड चीज़ों को अगर आप स्प्रेड करेंगे तो उसको देखना भी पसंद करेंगे, और वो अच्छा भी जाएगा। और मैं तो ये कहूँगा, आप अपने इसको इंडिया टुडे ग्रुप के इस पॉडकास्ट को यूट्यूब के साथ साथ फेसबुक पे भी रन करें। शुरुआत हमने आपसे कर दी है, शुक्रिया आपका यहाँ आने के लिए। तो आप देखते रहिए क्राइम ब्रांच आज तक रेडियो पर, और शो कैसा लगा इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, पसंद करते रहिए आप। थैंक यू।